हेलो, मैं हूं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी। और दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, कुछ सीरियस चर्चा करेंगे RS मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों पर। अच्छा, दोनों की मैं क्यों ले रहा हूं? दोनों की इसलिए ले रहा हूं कि जो इंटरव्यू दे रहे हैं जो विद्यार्थी, वो भी मुख्य परीक्षा ज़रूर दे रहे होंगे, देना ही चाहिए उन्हें, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी या जो टॉप रैंकर होते हैं वो लोग होते हैं जो जो मतलब अगली परीक्षा की तैयारी भी उतने ही दमखम से करें। अभी जो रिजल्ट आया है मुख्य परीक्षा का वो बहुत कॉम्पैक्ट रिजल्ट है, इंटरव्यू बेसिस बहुत ज़्यादा है, किसकी कहाँ रैंक लगेगी पता नहीं, नीचे रैंक रही तो फिर हम प्रॉपर SDM के लिए तैयारी करते ही हैं और UPSC की तैयारी चलती रहती है। तो मेरा ये है कि जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, और जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी करें वो भी, दोस्तों मैंने तो यही सीखा, हमारा जो ग्रुप था जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे तब हम प्री और मेंस के साथ साथ साक्षात्कार का भी मतलब अपने व्यक्तित्व में वो सारी चीज़ें लेके आते थे। और मैं एक उदाहरण बताता हूँ दोस्तों, मेरा मित्र था, रूम पार्टनर, वो मतलब 24 आवर 365 दिन मुख्य परीक्षा के साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करता, और मैं थोड़ा लापरवाह था उसमें। हालांकि मैं मेरे भी अच्छे स्कोर रहे, इंटरव्यू में बहुत अच्छे स्कोर रहे, लेकिन मैंने देखा कि वो साक्षात्कार के दौरान बहुत कम जो है तैयारी करते और उसका स्कोर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा हमेशा। इसका मतलब है कि हमको अगर सिविल सर्विसेज में जाना है तो फिर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए 360 डिग्री पे। अच्छा, एक दूसरी चीज़ जो मैं आज मुख्य परीक्षा की बहुत सारी बुक्स बताने वाला हूँ, जो मैंने टॉपिक भी रखा है, वो क्या रखा है कि RS मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की एकीकृत तैयारी की रणनीति क्या हो। इसमें मैं आज आपको बुक लिस्ट बताऊँगा, नोट्स कैसे बनाए जाएंगे, उनको कैसे लिखा जाता है, और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कैसे करें, और साथ साथ में अपनी उसके भीतर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। तो वो सारी चीज़ें मैं इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। देखते हैं कितना बता पाते हैं, वो तो एंड तक पता लगेगा। उसके बाद में जो मेरा इंटरव्यू का प्रोग्राम चल रहा, खूब पॉपुलर चल रहा, और इसी वजह से मैं दोस्तों आपको ये वीडियो भी नहीं दे पाया, क्योंकि जो मेरा लास्ट वीडियो था जिसमें मैं 262 की कट ऑफ पे एक विश्लेषण किया, मेरा जो अपना अनुभव था, मेरे साथी जो पूरे इवोल्यूशन प्रोसेस में थे उनके अनुभवों को मैंने साझा किया था आपके बीच में। उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई थी, और आपने बहुतों ने संपर्क किया। तो मैंने कहा कि प्री के बाद आपसे क्या करेंगे कि इस पर एक डिस्कशन करते हैं, लेकिन इंटरव्यू प्रोग्राम इतना भारी भरकम मेरे ऊपर आ गया है। RS के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनमें समय ही नहीं मिल पा रहा। 7, 8, 10 घंटे बैठना बहुत मुश्किल काम होता है हर विद्यार्थी को। दोस्तों आपको तो चलिए मैं पर्सनल बात नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल समय देना काफ़ी मुश्किल भरा रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा डिले हुआ, लेकिन अब चूँकि मैं उसके साथ साथ RS मेंस के जो कुछ सेपरेट सेगमेंट्स है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जो मैं करवाता ही आया हूँ, पहले तो बहुत करवाता था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिटी और IR, इस पे जो मैंने एक कोर्स मेरा ऐप पे भी है और मैं करवाने की सोच रहा हूँ अभी, कि मैं इसमें सोच क्या रहा हूँ, एक निर्णय ले लिया है, उस पे भी लास्ट में चर्चा करेंगे। तो मैं बहुत सारा आपके लिए बुक लिस्टों को लिखा है, कोशिश की है, देखो काफ़ी मेहनत की है इसमें, आप पे किस किस की क्या हो सकती है। और इन सारी प्रोसेस के भीतर सिर्फ मेरा अपना नॉलेज और अनुभव नहीं है, मैंने मेरे साथियों से पूछा है, उनकी मदद ली है कि क्या किया जा सकता है। क्योंकि जो लास्ट जब मैंने वीडियो जारी किया था दोस्तों, उसमें मैंने जो चीज़ें बताई उसको कुछ साथियों ने नेगेटिव भी लिया। उनको लगा कि जैसे मैं कोचिंग का विरोधी हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको कोचिंग नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। बिल्कुल मैं खुद एक लंबे दौर तक सिविल सर्विसेज और UPSC वालों को, RS और UPSC वालों को मैंने तैयारी करवाई है, और मुझे पता है कि जो बच्चा कुछ नहीं जानता है उसको एक लेवल तक लाने में इन इंस्टीट्यूट्स की एक महत्व होता है। लेकिन मेरा जो उसमें संदर्भ था वो ये था कि जो हमने देखा RS मुख्य परीक्षा में इवोल्यूशन के समय, उसमें हमने जो मेरे साथियों ने, सबने जो हमारे एक्सपीरियंस थे, उनकी कहने का मतलब ये था कि एक ही तरह का मैटर आ रहा है, शब्द भी अंतर नहीं आ रहा। सही सवाल तो छोड़ो, गलत सवाल में भी सेम आंसर्स, मतलब शब्द भी नहीं बदल रहे हैं। अब जो दौर हुआ उसमें क्या हुआ कि एक ही या दो इंस्टीट्यूट्स के नोट्स
खरीदते हैं बच्चे, उनमें ही पढ़ते होंगे, मुझे पता नहीं कि वास्तविकता क्या है। लेकिन ये एक सच्चाई थी कि उसके बाहर पढ़ने की प्रवृत्ति खत्म हो गई। और इसके पीछे वजह क्या रही, तो मैंने थोड़ा पता किया, तो मैंने पता किया कि ये जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट जो सेलेक्ट होते हैं वो अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं, लेकिन वो अनुभव अपने प्राइवेट चैनल पे शेयर नहीं करते या प्राइवेटली नहीं करते, वो किसी इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आके अनुभव शेयर करते हैं। और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे आके अनुभव शेयर करते हैं तो उसमें कई मैनिपुलेशन होना स्वाभाविक है, नेचुरल होता है। और फिर उनको बच्चा बिल्कुल अपनी तर्क बुद्धि और विवेक का प्रयोग किए बिना ब्लाइंडली फॉलो करता है। तो मित्रों, एक चीज़ अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा कहना और मेरा अनुभव मानो, हर साल का जो एग्ज़ाम होता है वो यूनिक होता है, उसकी कहानी अपने आप में अलग होती है। जैसे आप पुराने स्टूडेंट्स के अनुभव से आप सीखते हो, वैसे ही आरपीएससी और जो संस्थाएं हैं वो भी अपना मूल्यांकन करती रहती है और वो भी अपने आप में बदलाव करती है कि अच्छा स्टूडेंट इस लाइन को रट करके फॉलो करेगा तो हम उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें लगातार चल रही होती है और इसीलिए हर एग्ज़ाम की कहानी एक नई होती है। तो इसी तरह से इस बार की जो मुख्य परीक्षा की कहानी होगी वो भी नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने स्टूडेंट्स के अनुभव काम के नहीं होते, बहुत काम के होते हैं, लेकिन सब कुछ वैसे ही नहीं होता। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मैं जो कुछ बताऊँगा वो मैंने कहा कि कुछ मेरे अनुभव है, मैंने साथियों के अनुभव है, लेकिन वो एब्सोल्युटली नहीं है। मैं कहूँ कि एब्सोल्युटली का दावा नहीं कर रहा और ना मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इन्हें बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करें, ऐसा भी नहीं कहूँगा मैं। लेकिन तर्क बुद्धि पे देखिए इन्हें। तो जो चीज़ें कुछ बुक लिस्ट बनाऊंगा और बुक लिस्ट के बाद में नोट्स राइटिंग कैसे होती है, फिर टेस्ट प्रैक्टिस कैसे होती है, मैं इस पे तो कुछ बुक लिस्ट पे काम करते हैं कि किस सेगमेंट में क्या पढ़ा जा सकता है और इसके पीछे मौलिकता कैसे आई है। देखिए मित्रों, एक चीज़ बहुत क्लियर करता हूँ, जो ये पॉइंट वाइज नोट्स होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे आपका सृजन तो ख़त्म हो जाता है, आपकी एक कहानी जो बनती है ब्रेन में वो ख़त्म हो जाती है और आप जो मुख्य परीक्षा के जो क्वेश्चन आते हैं ना थोड़ा घुमा करके आने वाले, उनमें वो कहानी ही मदद करती है, वो आपकी ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप नोट्स पॉइंट वाइज या शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, वही बनाइए, लेकिन अपने हाथों से बनाइए। समझिए आप इस बात को, अपने हाथों से लिखिए उनको, उसके पीछे की कहानी फिर आपको याद रहेगी। तो आप थोड़ी सी कहानी पढ़िए, डिटेल पढ़िए और उनमें से सेलेक्ट करके एक बुकलेट, अलग अलग सेगमेंट्स की बुकलेट बना लीजिए। उनमें फिर आप कुछ कीवर्ड्स और कुछ लाइन नोट कीजिए। नोट करने में दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ कि एक कंटेंट होता है, एक कंटेंट के बाद में उसकी समीक्षा होती है और अगर रेलेवेंस हो तो रेलेवेंस होना चाहिए और गुड गवर्नेंस से अगर कोई रिश्ता हो तो वो ज़रूर देखना चाहिए। अब इसमें जितना बन जाए वो ठीक है, नहीं बनता तो लिख करके खाली छोड़ दो, फिर किसी की सहायता और मदद ले करके आपने बनाइए। तो मैं कुछ बुक लिस्ट बताता हूँ, अब सीधा ही थोड़ा जल्दी जल्दी इस पर काम करते हैं। देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें मेरा ज़्यादा एक्सपर्टाइजेशन है नहीं, क्योंकि वो पार्ट सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने पूछा, मेरा खुद का अपना एक अनुभव है। 2008 में खुद सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी का मैंने भी इंटरव्यू दिया, मैंने भी खूब तैयारी की, फेल हुआ हूँ। फिर बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो फिर मुझे लगा कि ये ठीक जगह है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आ गया। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के लिए क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो और वर्ल्ड हिस्ट्री और राजस्थान, ये जो फर्स्ट यूनिट है उसमें ये 3 पार्ट हैं। तो 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़े, अगर पुराना वाला वर्जन, ये मेरे अपनी रिकमेंडेशन है, मैं यही पढ़ता आया हूँ, मैं नई भी देखी, पुरानी एनसीईआरटी अगर मिल जाए वर्जन तो देखना। वो विशेषकर एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों ही बहुत, उसमें से देखिए टॉपिक वही देखना है जो आपके सिलेबस में हो। साथ साथ में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप क्या देख सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की अच्छी है, हम लोग भी यही पढ़ते थे, आज भी मैंने पूछा तो यही बता रहे हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 12th की एनसीईआरटी लीजिए। साथ साथ में जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक है उसके लिए डीडी बसु है, और आईआर के जो नोट्स होते हैं, आईआर का जो मैटर आप बनाओगे उससे कनेक्ट करना है आपको, उससे ये आप रखिए। और राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के लिए राजस्थानी 9th से 10th
तक की जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स है वो देखें, और देख करके क्या करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। उनको पढ़ने के बाद में शॉर्ट नोट्स, अपने नोट्सों का, हाथ से बनाए हुए नोट्सों का बार बार रिविजन करना, जो लास्ट में भी मैं बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा आपको मदद की, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वही टॉपिक पढ़े जो आपके सिलेबस में हो। सिलेबस से बाहर के टॉपिक को टच करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप उसमें बुक में मार्क कर लें। इसी तरह से जो दूसरी तरफ आते हैं कि जो सेकंड यूनिट है वो इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो दोनों कनेक्टेड पढ़े, ठीक है। इनमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि ये जो सेकंड यूनिट है उसमें इकोनॉमिक से ज़्यादा ये पब्लिक फाइनेंस है, और ये पब्लिक फाइनेंस मुख्यतः मैं ये मानता हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा है बजाय इकोनॉमिक्स की बुक्स में, क्योंकि उसके भीतर जो स्कीम्स है, पीडीएस सिस्टम, ये मेरे पार्ट का काम है, तब थोड़ा बता रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप नोट्स किस किस से बनाए, पढ़ने के साथ नोट्स किस किस से बनाए। तो रमेश सिंह या लाल एंड लाल में से एक बुक ले लो। 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें बेसिक कंसेप्ट है, जो आपके काम के हैं उतने ही, उससे ज़्यादा नहीं। मुश्किल से ये मान के चलिए कि 20-30 पेज से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसी तरह से पब्लिक फाइनेंस की एक बुक अगर आप पढ़ लो, एन माथुर की आती है वैसे तो बहुत अच्छी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, लोक वित्त। तो ये आप हिंदी में शायद ये बुक का नाम लोक नीति व लोक वित्त, ये इस नाम से आती है, माथुर के नाम से काफ़ी पॉपुलर बुक है। इसमें से कुछ टॉपिक ले लो। इकोनॉमिक सर्वे जो है इंडिया का, वो राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के ज़रूर रखो। और इसी तरह से रिपोर्ट्स, जो अलग अलग रिपोर्ट्स आती है, जैसे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स है, नीति आयोग की रिपोर्ट्स है, उनको लगातार उसमें जोड़ते जाओ। तो एक बुकलेट बनाओ, छोटी बुकलेट इसकी, जिसमें आप ये सारी चीज़ें नोट करो। 40-50 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मित्रों, बहुत होता है। आप खुद लिखते जाइए, उनमें से कीवर्ड्स को नोट करते जाइए। और राजस्थान इकोनॉमी के लिए तो देखिए, अगर बेसिक्स हो तो लक्ष्मी नारायण नाथुराम का जी की बुक आती है, इसकी बहुत अच्छी, हम तो वो पढ़ते थे। आज भी मैंने देखा कि उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है। और इसी तरह से बजट की स्कीम्स, जो बजट हो वो देखें, साथ साथ में इकोनॉमिक सर्वे आपको देखना है, और इसके साथ साथ में करंट पे थोड़ी नज़र रखें। तो स्कीम्स पे थोड़ा मूल्यांकन करते रहे उनका। मैं यहाँ एक चीज़ जोड़ूंगा मित्रों, आप पढ़ने के साथ साथ अपने दिमाग का थोड़ा पार्ट स्वतंत्र, मतलब खुला थोड़ा क्रिएशन के लिए, थोड़ा इनोवेशन के लिए भी रखें। ऐसा नहीं कि पढ़ते जा रहे, थोड़ा घूमते हुए भी सोचें, कुछ फ्री रहे तो सोचें। तो उससे क्या होता है कि आप में एक विश्लेषण क्षमता डेवलप होती है। इसी तरह से जब इसकी पार्ट 3 है, उसमें सोशियोलॉजी, एक तो मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है। इसमें छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, बड़े तो आते नहीं हैं। तो एक दिन मैं बताऊंगा 15 शब्द और 50 शब्द और 100 शब्द को लिखने की स्ट्रेटजी, वो एक दिन फिर अलग चर्चा करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सोशियोलॉजी में तो एनसीईआरटी की सोशियोलॉजी की बुक लो, उसमें से केवल टॉपिक चुनो, वो कौन कौन जाति के हैं, वर्ग के हैं, वही टॉपिक आप कि ये मैंने पढ़ाया भी है थोड़ा सा, तो मुझे आइडिया है, इनमें से आप टॉपिक चुनो। अच्छी बुक तो फिर खूब सारी है सोशियोलॉजी की, उनमें मत जाइए, लेकिन ये सफिशिएंट होगी। इसी तरह से अपडेट, लेकिन उनको क्या करना है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल से अपडेट करें। मेरी एक बुक आती थी जो अब तो शायद अमेज़ोन पे भी नहीं मिलेगी, मैं अब नहीं लिखूंगा उसमें, देश के विमर्श, उसमें बहुत सारे मुद्दों को मैं कनेक्ट करता था। और इसी तरह से मैनेजमेंट में आप क्या करें कि 11th और 12th की जो बुक है उससे कुछ एनसीईआरटी के टॉपिक ले सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी बुक हो उससे लीजिए, मेरी बुक भी इसमें मदद करेगी। या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें से टॉपिक लीजिए, जैसे डिसीजन मेकिंग है, मोटिवेशन है, ये टॉपिक वहाँ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक में ज़्यादा बेस्ट मिलेगा। तो यह है ना। तो मैनेजमेंट यहाँ से लेंगे। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, इसमें मेरा मानना है कि इग्नू के बजटिंग वाले कुछ नोट्स, और फिर इसमें आप कुछ कोचिंग्स के नोट्स को कनेक्ट कर लो, क्योंकि कहाँ से मैटर ये थोड़ा मिलेगा नहीं प्रॉपर एक जगह। बाकी तो फिर आपको अकाउंट्स वालों के पास, कॉमर्स वालों के पास जाना पड़ेगा, तो इतनी ज़रूरत है नहीं। तो ये एक है, क्योंकि बहुत छोटा 20 नंबर का ही तो पार्ट है। तो ये छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इनके नोट्स बनाते समय भी ध्यान रखें कि छोटे टर्मिनोलॉजी बेस्ड छोटे क्वेश्चंस, छोटे नोट्स ही हो, ज़्यादा विश्लेषण की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से फिर हम आ जाते हैं दूसरा प्रश्न पत्र में। तो दूसरा प्रश्न पत्र की जो फर्स्ट यूनिट है ये मैं पढ़ाता हूँ, और ये मेरे CB कैंपस ऐप पे भी है।
तो सेपरेट से भी है और इंटीग्रेटेड भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है मित्रों, इस पे आपको एक तो ये चीज़ बहुत अच्छे से हो, सेकेंड ERC की जो रिपोर्ट है उसका समराइज्ड रूप कहीं मिल जाए ठीक है, अदरवाइज सुरेंद्र कटारिया की बुक में, और एक मेरी बुक एथिक्स की है, देखो ये वाली बुक लिखी थी लेकिन अब ये है नहीं, मैं दोबारा से निकालूंगा रिवाइज करके। इसके लास्ट के भीतर मैंने ये आप देखो ये सारी कमेटियों की, बहुत सारी कमेटियों की रिपोर्ट हो कि समरी दी है, चाहे वो ARC हो, युगांतर कमेटी हो, होता कमेटी हो। तो ये ज़रूरी है इसमें कि एक तो ये आपको ये, इसके साथ साथ लेक्सिकॉन की एक छोटी सी बुकलेट आती है, वो देख सकते हैं। रमेश के अरोड़ा जी की पुस्तक आप ले सकते हो, लेकिन ये अंग्रेजी में है, ये ले सकते हैं। और इंडियन फिलोसॉफी की बुक्स, चूँकि इसमें बहुत सारी बुक्स है लेकिन वहाँ से कंटेंट उठाते हैं, और इसमें एक मदद कर सकती है आप, वो गाइड आती नहीं है, अगर मिले तो जब हम RS मुख्य परीक्षा देते थे तब राजकुमार शर्मा की एक गाइड आती थी, अगर कहीं मिल जाए तो उसका मैटर बहुत काम का है अगर कहीं हो। और इसी तरह से फिर आप इसमें क्या करें कि नोट्स, क्योंकि ये इसमें केवल बुक्स के साथ इसमें जो कुछ नोट्स जो किसी कोचिंग के टीचर के कहीं से भी कोई नोट्स हो, विशेषकर UPSC वाले अगर नोट्सों को कनेक्ट कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन UPSC वाले सब जगह काम नहीं देगा, क्योंकि रीत और गांधी तो खैर वहाँ भी थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन ये बहुत सारे जो ग्रीक दर्शन और ये यहीं पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ नोट्सों की मदद लेते हुए अपना एक मैटर डेवलप कर लो। और एथिक्स के लिए मेरा अपना सजेशन भी है आपको कि एथिक्स जो है उसको बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ना, उसको केवल रटना नहीं, उसमें आपकी क्रिएटिविटी बहुत काम करेगी। और एक और चीज़ आप गलती करते हो, ये एथिक्स मतलब दर्शन शास्त्र वाले एथिक्स नहीं है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले एथिक्स है। हमने ये पेपर जोड़ा भी है डिपार्टमेंट में, अभी नया जो सेमेस्टर आएगा 4th सेमेस्टर, उसमें हम ये पार्ट्स जोड़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। तो इस पर मैंने आपको बताया कि मेरी बुक भी है और मेरी PhD भी है, तो मैं इसको बेहतर तरीके से आपको बताता हूँ। जब मैं बताता हूँ तो इसको, और हर को गुड गवर्नेंस से कनेक्ट करना होता है, और थोड़ी इसमें साइकोलॉजी डाल दी, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन फाउंडेशनल वैल्यूज, ये टॉपिक दोनों जगह कॉमन है, और कुछ फिलोसॉफी है, तो ऐसे मिक्स है ये। तो मैंने आपको थोड़ा बताया तो जल्दी बताना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि इसकी प्रिपरेशन अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग तरह से करनी चाहिए। जैसे आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वो छोटी क्लास की साइंस की बुक ले, और अगर वो साइंस का है तो फिर 11th 12th की ले ले NCERT। तो 6th से 12th मैंने इसलिए लिखा कि जिसकी जितनी क्षमता हो उसी अनुसार से देखे। अगर आप आर्ट्स का स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, वो अगर 11th 12th की उठा लेगा तो फिर वो उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो छोटी क्लासेज के लिए टाटा मैकग्रा हिल की गाइड ले सकते हैं। विवास पैनोरमा की आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसमें कि जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इसके बहुत सारे अपडेट्स होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, कुछ एनवायरनमेंट के इश्यूज भी जुड़े हुए हैं, तो उनको वहाँ से ले सकते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इसमें भी आप जो कोचिंग के नोट्स को तो मैं कहीं नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन वो सपोर्टिव होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए, बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। तो वो नोट्सों को भी आप लीजिए, क्योंकि उसमें सारा कोई टीचर एक जगह कर देता है सारा मैटर। इसी तरह से अर्थ साइंस, ज्योग्राफी और जियोलॉजी, इसमें भी वही बात है। इसमें 6 से 10 तक की NCERT बहुत शानदार है, कोई दूसरी ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी में मेरा ही मानना है, मैं तो 6 से 8 तक की NCERT ही भी बहुत सफिशिएंट मानता हूँ। 9th वाली भी बहुत काम की है, 11th 12th सब जो थोड़ी बहुत सपोर्टिव सिस्टम में लेना चाहिए। बाकी ये NCERT को लीजिए, नोट्स बनाइए शॉर्ट में। एनवायरनमेंट इसमें है, एनवायरनमेंट में मेरा ये मानना है कि इसके लिए बुक्स तो बहुत है लेकिन भारी पड़ जाएगी, आप इसके लिए नोट्स ले सकते हैं। UPSC वाले की अगर शंकर IAS का मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उनके नोट्स अच्छे हैं, मैंने देखा नहीं है, चेक कर लेना। और इसी तरह से जियो पॉलिटिक्स का एक टॉपिक है इसमें, जिसमें फिर आपको IR से कनेक्ट करना चाहिए नहीं जब आप पढ़ रहे हो, और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, कुछ अच्छे न्यूज़ जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री है उनको देखें, रिपोर्ट्स आती है। ये मैं इकोनॉमी में भी बोल रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी में जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री है वो बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स लेती है, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स रहती है, तो उनको कनेक्ट कर सकते हैं, हालांकि वो थोड़ा क्रिटिकली है। इसी तरह से हम तीसरा प्रश्न पत्र में आते हैं, और तीसरे प्रश्न पत्र की यूनिट 1 जो इंडियन पॉलिटी है और इंडियन पॉलिटी, उसमें
क्या कर सकते हैं, ये आप सब लोग मैं आपसे थोड़ी इतर राय रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये एम लक्ष्मीकांत सब कुछ एक जगह है, आप लीजिए, उसकी भी मदद लीजिए, मैं उसको नकार नहीं रहा। लेकिन मित्रों वो क्या कहानी नहीं बनती है, उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, उससे कंटेंट खूब है। थोड़ी सी एक अप्रोच बनाने के लिए आपको एनसीईआरटी की जैसे 11th की सेकंड बुक आती है और 12th की वर्ल्ड जो विश्व राजनीति वाली बुक है, वो केवल 2 बुक आप लीजिए, उसके केवल कंसर्निंग टॉपिक को देखें। डीडी बसु से मैं मानता हूँ कि उसमें थोड़ा समझ बनती है, लैंग्वेज थोड़ी है थोड़ा पढ़ने में, लेकिन क्वेश्चंस वहाँ से ही लिए जाते हैं। अब मैं सब्जेक्ट का हूँ तो मुझे थोड़ा अपना अनुभव है, इनको तो टारगेट किया जाता है आजकल। और साथ साथ में इनको क्या कीजिए कि अपडेट कीजिए कंटेम्प्रेरी, जैसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ आती है समय समय पे, रिपोर्ट्स आती है, और हर को रिपोर्ट्स का संदर्भ दीजिए। जैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के कमीशन है तो उनकी रिपोर्ट्स को कनेक्ट कीजिए, कोई और रिपोर्ट आई है तो उसकी रिपोर्ट को कनेक्ट कीजिए, पार्लियामेंट्री कमेटी की कोई रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट से आप कनेक्ट कीजिए। और इसी तरह से जैसे राजस्थान की पॉलिटी के संदर्भ में मेरी बुक है पब्लिक एड पे लिखी हुई, उसके टॉपिक मददगार होंगे। जनक सिंह मीना की पुस्तक है, बहुत अच्छी है, वो बहुत मददगार होगी। और फिर रिपोर्ट्स को और अपडेट कीजिए। आईआर के लिए अगर बुक्स देखें तो बीएल पढ़िया की ठीक है, और उसके साथ फिर एक कोई भी अच्छे टीचर के नोट्स हो से, क्योंकि आईआर बहुत लंबा चौड़ा ना पढ़ के इसको मतलब एक समझ बनानी चाहिए। उसमें केवल जैसे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और है उनके ही फैक्ट हो, बाकी सारा एक समझ बेसिस होता है। और इसमें अगर आप ऐसे चार्ट बनाएंगे ना, जैसे चाइना और भारत, फिर आप ऐसे करें उसका एक चार्ट बना लेंगे, वर्ल्ड हेजेमनी, फिर एक चार्ट डेवलप कर लेंगे, तो बहुत एक चार्ट के भीतर ही सारी कहानी आ जाती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस, ये चूँकि मेरा अपना सब्जेक्ट भी है तो इसमें मेरी बुक बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि मैं मेरी बुक है इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अंग्रेजी में है और ये हिंदी में है। ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने कोरोना काल में बहुत शिद्दत से बहुत एक लैंग्वेज को बांध के लिखा है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि 11वीं 12वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक साथ में रखें। और अगर आपको लगता है कि मुझे और पढ़ना है तो फिर आप जो है इसमें जो है सुषमा यादव की पुस्तक, जो वाइस चांसलर हैं, उनकी बुक्स ले सकते हैं, और ले सकते हैं हिंदी मीडियम में सुरेंद्र कटारिया की पुस्तक भी आप ले सकते हैं। लेकिन कंसर्निंग टॉपिक के अलावा मत देखिए। मेरी बुक मुझे लगता है मैंने सफिशिएंट आपके लिए काफ़ी टेक्स्ट बुक लिखी है, आपको काफ़ी कहानी में मदद आएगा कि आपको एक कहानी बनेगी, एक पिक्चर बनेगी, साथ साथ सपोर्टिव भी मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से जो स्पोर्ट्स और योगा में है वो फिजिकल एजुकेशन की पुस्तकें आती है 9 to 10, तो उसमें से टॉपिक वही उठाए जो सिलेबस में, बाकी छोड़ दीजिए। पत्रिकाएं पढ़िए, आप अच्छी मैगजीन्स पढ़िए। बिहेवियर के अंदर मनोविज्ञान की पुस्तक आती है 11वीं 12वीं का जो टॉपिक है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, मोटिवेशन, है ना, ये लर्निंग, ये वहाँ से लीजिए। इसी तरह से लॉ के अंदर इग्नू का नोट्स ले सकते हैं और कुछ नोट्स ले सकते हैं। तो ये ये छोटे हैं, इनमें डिटेल चीज़ नहीं आती है, छोटे हैं, मतलब 15 शब्द और 50 शब्द के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी हिसाब से इनकी नोट्स बनाइए। तो हर के अपने एक अलग अलग बुकलेट बना लीजिए और नोट्स उसी हिसाब से बनाइए। तो ये है। लास्ट में एक और चीज़, 4th पेपर भी बता देता हूँ, जनरल हिंदी और अंग्रेजी का है। तो इसमें क्या करें, इसमें मेरी समझ ये है कि देखिए, जनरल हिंदी तो चूँकि आप हिंदी मीडियम के, तो ये 9 से 10 तक ये कॉमन व्याकरण आती है, एक की बुकलेट, वो ले लीजिए, ठीक है। और इसी तरह से राघव प्रकाश एक पुस्तक है, और भी इंदिरा शोक है, और भी दूसरी होगी, लेकिन ज़्यादा चलने वाली यही, तो उसको सपोर्टिव लेना है। ये तो वर्ड टू वर्ड याद कर लेना चाहिए, और मैं तो मानता हूँ सफिशिएंट है, कोई देखे तो काफ़ी सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी सपोर्टिव बुक अगर आप देखें तो ये ले लीजिए। जनरल इंग्लिश है, इसके लिए चूँकि ये मेरी भी कमज़ोर रही है ठीक है, तो मेरी समझ ये बनी कि जिसका जैसा लेवल है उसको उस हिसाब से रास्ता चुनना चाहिए। और जो अंग्रेजी के भीतर कमज़ोर है, जिनकी ग्रामर कमज़ोर है, उनको मेरा सजेशन ये है कि 6 से 8 तक की, मतलब 6 से चुने अपने स्तर के अनुसार। जो स्कूल की ग्रामर्स आती है, जो बच्चे पढ़ते ग्रामर की बुक आती है,
या पासबुक आती है, संजीव पासबुक और कौन कौन सी, उनकी छोटे बच्चों से संपर्क कीजिए। उनकी ग्रामर के भीतर जैसे समझाया जाता है कि कैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव, एक्टिव, वो बहुत सिंपल तरीका होता है और उससे समझ बन जाती है। लेकिन अगर कोई बुक है तो बीके रस्तोगी ही अब सदियों से, मतलब सदियों तो हाँ, सदी तो क्या दशक से चल रही है, सदी तो आ रही सी नहीं हो। तो ये मैंने एक चीज़ आपको एक पूरा अलग अलग बुक्स का बताया है। अब मैं आपको प्रोग्राम्स चल रहा है, प्रोग्राम्स जो हमारा जो मेरा अपना मैं क्या मदद कर सकता हूँ इसके भीतर और क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। और उसके बाद में मैं थोड़ी सी चर्चा ये करूँगा कि आखिर ये नोट्स कैसे बनाए, कैसे यूज़ ले और टेस्ट सीरीज कैसे दे, और कौन सी टेस्ट सीरीज को हमको प्रेफर करना चाहिए। जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो आरएस मुख्य परीक्षा, आरएस के संदर्भ में मैंने दो चीज़ें हैं, एक तो मेंस और एक इंटरव्यू प्रोग्राम, दोनों चीज़ें चला रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। जो विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए मेरे पास आई गए, मैं उनको भी कि मेंस भी वो उतनी सीरियसली तैयारी करे, क्योंकि 4 महीने के आसपास आपके पास एक फ्री समय है, उससे ज़्यादा समय नहीं है, तो इतना चाहिए भी। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी भी साथ करें और जिनका सिलेक्शन हो गया वो इंटरव्यू भी रखें। तो मेरे पास जो है, चूँकि मैं ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारना चाहता, समय ही नहीं है, एक इंटीग्रेटेड कोर्स ऐप है मेरी सीबी कैंपस, उस पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, पॉलिटी और आईआर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इन तीन के किसी एक बैच को पढ़ाए हुए रिकॉर्डेड क्लास है। अब मैं कुछ कर रहा हूँ इसमें, कुछ क्या कर रहा हूँ कि कुछ नए वीडियोस डालूंगा और आपसे लाइव इंटरेक्शन जूम पे भी रखूँगा, लाइव इंटरेक्शन, कुछ क्वेश्चन आंसर उनको मतलब एक नए सिरे से दोबारा से मैं बताऊँगा। पूरा तो पॉसिबल शायद पता नहीं मेरे को, मैं कमिट नहीं करता, लेकिन जो चीज़ बता चुका वो पढ़ करके मैं डिस्कशन पे लाऊंगा और थोड़ा थोड़ा इस पे ज़रूर रखेंगे। तो अभी मैंने कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन ये एक पार्ट जो है इसका इंटीग्रेटेड जो कोर्स है, तो जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनको अगर वो मेंस भी दे रहे हैं तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स ले ले, क्योंकि उनको फिर मतलब बहुत ही मिनिमम सी कॉस्ट उसकी ऐप किसी की रखी है, कोई रखता ही नहीं हूँ। तो इंटरव्यू का प्रोग्राम के भीतर जो अलग से आप कुछ रखे वो उनको मैं सोचा हूँ कि जो विद्यार्थी मेरे पास है, मेरा दायित्व है कि जो पूरा इंटरव्यू प्रोग्राम है वो निःशुल्क ज्वाइन करे वो। और एक इंटरव्यू प्रोग्राम जो चल रहा है वो प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। 1-to-1 सेशन ये बहुत पॉपुलर हुआ है, जहाँ हर बच्चे के साथ सेपरेटली बैठना पड़ता है। इश्यू बेस्ड हम जूम पे करेंगे। ये 1-to-1 तो फिजिकल भी यहाँ लाल कोठी में एक जगह है, केबिन है, वहाँ पे मैं रखता हूँ। इसी तरह से बहुत सारे इश्यूज पे डिस्कशन होगा, गवर्नेंस के डिस्कशन होगा, ये ऑनलाइन मैं जूम पे करूँगा आप सबसे। और हो सकता है कि वो बहुत अनौपचारिक लास्ट के समय जब इंटरव्यू डेट आ जाएगी तो आप सबको बुला करके 5-6 दिन हम वैसे भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो देखना पड़ेगा। इसी तरह से ओरिएंटेशन जो अलग अलग जो अनुभवी लोग आरपीएससी के मेंबर, चेयरमैन और सीनियर प्रोफेसर, उनसे हम आपको ओरिएंटेशन करवाते हैं। कोई स्टूडेंट जो टॉप किया उनको हम बुलाते हैं, मॉक इंटरव्यू लेंगे। और एक फाइनल टच सेशन और मैंने रख दिया कि आपका लास्ट मोमेंट पे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप, और कोई अगर कोई दिक्कत है तो एक सहारा, एक मेंटरशिप प्रोग्राम है पूरा इंटरव्यू का प्रोग्राम, तो वो भी है। तो ये चीज़ है, ये इंटीग्रेटेड के साथ ही ये इंटरव्यू का प्रोग्राम है अगर कोई लेता है तो। और इंटीग्रेटेड लेता है तो अगली बार अगर मान लीजिए कि आप सेलेक्ट होते हो, तो चूँकि इंटरव्यू प्रोग्राम मेरा शायद पॉपुलर है, चलता ही रहेगा, स्वस्थ रहा और सही रहा, तो अगर चल रहा होगा तो फिर आपसे फिर उसमें अतिरिक्त एडमिशन फीस नहीं पे करनी पड़ेगी उसके भीतर। और अलग अलग अगर है तो अलग अलग भी, जैसे इंडियन पॉलिटी का अलग कोर्स भी बना हुआ है, पब्लिक एड का भी अलग बना हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का भी बना हुआ है, तो अलग अलग भी ले सकते हैं हम। तो ये कुछ कोर्स हैं। लास्ट में दोस्तों आप एनरोलमेंट कैसे करवा सकते हैं, तो सीबी कैंपस ऐप है हमारी, ठीक है, क्योंकि कोई तो जरिया हो जिसके माध्यम से है। तो मेरे नाम से एक वैसे कैरियर बिल्डिंग है, लेकिन मेरे नाम से ये समझ में आ जाए, ठीक है। और डिटेल से आप इसमें फिर अलग अलग कोर्स बने हुए, डिटेल अगर हो तो 7412902955 इन पे थोड़ा पूछ लेना, वैसे कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। मुझसे अगर संपर्क करना हो, ठीक है ना, कि ये रहता ही है, सर आपके नंबर दो, मेरा नाम डॉक्टर सीबी यादव पली, शरीर का नाम, मैं खुद का पता नहीं, तो मेरा फिजिकल डॉक्टर सीबी यादव, नंबर आप ले सकते हैं
बड़ा आदमी नहीं, श्री श्री 1008 नहीं हूँ, मैं दे देता हूँ 9887898181। लेकिन मित्रों एक रिक्वेस्ट, टेक्स्ट मैसेज ही करना है, कॉल नहीं, है ना। गलती से भी मैं